साहित्य के पाठकों को सादर नमस्कार। पाठक सांप उपन्यास के बारे में मोटी मोटी जानकारी हासिल कर चुके हैं। हम पहले वीडियो में लगभग सांप उपन्यास की भूमिका, दूसरे में रचनाकार के परिचय और लगभग उपन्यास का सारांश समझ चुके हैं। अब हम कुछ तनिक उपन्यास में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं कि सपेरों का जीवन क्या होता है, घुमंतु किस तरह से जीवन जीते हैं, खेल तमाशा दिखाकर। सांप का सपेरा, मधारी बंदर बंदरिया का, रीछ भालुओं का तमाशा बता करके पेट पाल पोसते हैं। उसी समय 1972 अधिनियम आता है और ये सदियों से खेल तमाशा दिखाने वाले घुमंतु बेरोजगार हो जाते हैं। ये सब हम लखीनाथ जो उपन्यास का नायक है और मिलन नायिका। मिलन उच्च मध्यम वर्ग से है और निम्न से निम्नतम तबके में आते हैं लखीनाथ सपेरा जो डेरे में रहते हैं। और मिलन के प्रयास से डेरे वाले पक्के आवास में रहने के तक पहुंच जाते हैं। ये मिलन का प्रयास होता है जो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। एसपी, एडीएम से उसके सरोकार होते हैं। इस तरह से वह इन डेरों में जीने वालों को एक मकाम देती है और उसका भी एक स्वार्थ होता है, ये आपने देखा। लेकिन अब हम कुछ गहराई से उपन्यास को समझने का प्रयास करते हैं। लखीनाथ उपन्यास का नायक है। वो बोलता है, वो एक तरह से उपन्यास की आत्मा बयां करता है या सपेरे या डेरों में रहने वाले का जीवंत चित्रण हो जाता है एक ही वाक्य में। ये रचनाकार की खूबी है। भाषागत, शिल्पगत या शैली जो उन्होंने अपनाई है, यह भाषा जो बनाई है सपेरों की, यह भाषा सपेरों की समझ करके, आत्मसात करके। लखीनाथ कहता है, धरती बिछावा आकाश ओढ़ा, आपड़ा पसीना से नहावा और भूख खा के सो जावा। ये एक ही वाक्य में डेरों में रहने वाले सांप सपेरों का खेल तमाशा दिखा करके जीवन गुजर बसर करने वाले। 1972 अधिनियम से घुमंतु समाज पर क्या बीतती है, ये एक अलग कहानी। दूसरा बिंदु यह हो सकता है कि इन दिनों स्त्री विमर्श के बाद दलित विमर्श में हर रचनाओं का मूल्यांकन पड़ताल की जा रही है। दलित लेखक के बतौर रचनाकार रतन कुमार सांबरिया की कहानियां, उनके निबंध, नाटक और ये उपन्यास भी उस नज़रिए से देखा जा सकता है चूंकि जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं, सिर छुपाने के लिए छत नहीं, इससे ज़्यादा दलित और क्या होगा। उपन्यास में घुमंतु सपेरा लखीनाथ और मध्यम वर्गीय महिला मिलन का चरित्रगत एक तुलनात्मक अध्ययन हुआ है। ऐसे कई दलित रचनाओं में, आत्मकथाओं में, उपन्यासों में देखने को मिलता है। उपन्यास में घुमंतु समाज की सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उभर करके आती है।
भाषा शैली का अनूठापन, शिल्पगत विशेषताएं। दरअसल उपन्यास सवाल खड़ा करता है, और ये उपन्यास भी इस अर्थ में बड़े बड़े सवाल, गंभीर सवाल, जमीनी सवाल खड़े करते हैं। उपन्यास में पशु है, जानवर है, बंदर, भालू, रीछ, नेवले हैं, और इस संदर्भ में उपन्यास की जांच पड़ताल पर्यावरण की दृष्टि से, पशु प्रेमियों की दृष्टि से भी इस उपन्यास को देखा और समझा जा सकता है। आजादी के वर्षों बाद भी घुमंतू फटेहाल है, बेहाल है। इस कथानक पर हिंदी साहित्य का यह पहला उपन्यास हो सकता है। साहित्यकार डॉक्टर सत्यनारायण ने उपन्यास के फ्लैप पर लिखा है। दूसरे फ्लैप पर दलित चिंतक बजरंग बिहारी तिवारी लिखते हैं। चूंकि फ्लैप पर लिखा हुआ है तो इन पर भी पाठक की नजर जाती है। हम इनके शब्दों में सुनते हैं क्या कहते हैं। सत्यनारायण, जिसको हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कहते हैं, वन्य जीव कानून 1972 एक तरह से पारंपरिक रोजगार पर चोट करता है, या पारंपरिक रोजगार छोड़ने पर विवश करता है। घुमंतू लोगों की भाषा व परिवेश से जीवंत माहौल रचनाकार ने रचा है। विकास की लकीर तक पहुंचने की ये एक मुकम्मल कोशिश है, जो चौतरफ से बंद दरवाजों में से एक दरवाजा धीरे धीरे इन लोगों के लिए खुलता है, जो मिलन देवी के चरित्र के रूप में देख सकते हैं। बजरंग तिवारी बिहारी कहते हैं कि 4-5 पंचवर्षीय योजना के बाद भी जब घुमंतुओं के जीवन को देखते हैं, इनकी परिस्थितियों की बाट जोहते हैं, परिवर्तन की बाट जोहते समुदाय नहीं जानते कि उनके दिन कब बहुरेंगे। बजरंग बिहारी तिवारी। बेशक उपन्यास में डेरों वाले पक्के मकानात में पहुंच जाते हैं। क्या सभी डेरे वाले ऐसे पहुंच पाते हैं? दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा उपन्यास में ऊपर करके आता है कि आम जन के लिए या घुमंतुओं के लिए पुलिस तंत्र कितना बेरहम होता है। पुलिस तंत्र का बेरहमी से सत्ता तंत्र की बेरुखी, धन तंत्र की बेमुरवती का योग लोकतंत्र के लिए घातक है। ये बात आज भी कई उपन्यासों में कई तरह से उभर करके पाठक के सामने आती है। हम हर 5 वर्ष में चुनाव देखते हैं, मतदान करते हैं, एक दल हटता है, दूसरा दल आ जाता है, लेकिन जनता के सरोकार पूरे नहीं होते। उपन्यासकार ने कोई 6 वर्ष डेरों दर डेरों की खाक छानी है, डेरों में बैठे उनके दुख दर्द को महसूस किया है। उपन्यास में नाम, स्थान, पद, घटनाएं काल्पनिक है। ये उपन्यासकार न भी कहते तो भी पाठक को मालूम है। उपन्यास शुरू, मध्य और अंत सांप और सपेरों पर ही होता है। उपन्यास में शब्द चित्र उकेरे गए, जैसे चित्रकार ने कूची से चित्र बनाया हो, इसी तरह से शब्द चित्र देखे जा सकते हैं, जो पहले पेज पर ही पाठक जब सेट के प्लॉट पर नींव खुदती है तो ठेकेदार का शब्द चित्र खींचा गया है, उसको देखते ही पाठक को लग जाता है कि कलमकार
सदा हुआ है, अनुभवी है। चरित्र को उभारने की कला व्यक्ति को समग्र रूप से दिखाता हुआ ये ठेकेदार का चरित्र भी, शब्द चित्र भी बयां कर देता है। उपन्यास में कोई 26 डेरे हैं। इसकी पड़ताल जब जन मन समिति की सचिव मिलन देवी अपने एनजीओ के सदस्यों के साथ पहुंचती है, महिला सदस्यों के साथ डेरों का सर्वे करती है, तो उभर करके आता है कि उपन्यास में कोई 26 डेरे हैं जिनके लिए पक्के आवास बनते हैं। और शब्द चित्र तो उभर के आता ही है। एक जगह रचनाकार लिखता है, लखीनाथ के लिए, जो लखीनाथ उपन्यास के शुरू में कुछ देर से आता है लेकिन फिर अंत तक छाया रहता है। डेरापति से खेड़ापति बनने तक का समग्र चित्र उभर करके आता है। उसका साहस, उसकी नैतिकता, उसकी ईमानदारी और ठिठकापन। डेरे जब पक्के आवास बनने लगते हैं तब कुलमुलाहट होती है, संक्रमण से गुजरते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि डेरों में मंदिर देवरा भी बनना चाहिए। तब लखीनाथ जो कहता है वो उपन्यास का एक तरह से आत्मा को उभार के लाता है। लखीनाथ कहता है डेरों में मंदिर देवरा नहीं, स्कूल की दरकार है। लखीनाथ अपने शब्दों में कहता है, ना दादा ना, एकदम गलत। स्कूल बनवावांगा दादा, स्कूल बनवावांगा दादा। और उपन्यास में सपेरों का जनजीवन, रीति रिवाज, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, वैवाहिक जीवन किस तरह का होता है। तो लखीनाथ अभी 21 वर्ष का है। उसका बड़ा भाई असमय सांप के काटने से मर जाता है। उसके साथ चूड़ी पहना दी जाती है देवर के साथ। इसी तरह से दूसरा संदर्भ आता है रोशनी का सहजीवन। रोशनी देवर के साथ सहजीवन में रहने लगती है जब बोलाराम की ज्यादती सिर से ऊपर चली जाती है, उसकी मारपीट। और दूसरी के साथ जब वो रहने लगता है तो रोशनी क्या करे। रोशनी के साथ देवर का नाता किया जाता है, चूड़ी पहनाई जाती है। ये एक तरह से दूसरे पात्र है जिनके साथ सपेरा जीवन, ये डेरों में रहने वाले, भालू मदारी सांप का खेल दिखाने वाला, उनका वैवाहिक जीवन किस तरह का होता है। अगर महिला के साथ लगातार ज्यादती होती, मारपीट होती और उसके अलावा दूसरी को रख लिया जाता है, तब उससे उसका नाता तोड़ करके पंचायत बैठती है। सबसे बुजुर्ग आदमी को बिठाया जाता है और वो फैसला करता है और दोनों की पंचायत बैठती है। उसमें रोशनी भी बात करती है और भोलाराम अपना पक्ष रखता है। रोशनी एक तरह से वकील की तरह अपनी बात रखती है और अपने देवर के साथ रहने की सहमति देती है। देवर से भी पूछा जाता है, क्या तुम अंतिम समय तक रोशनी का साथ निभाओगे। तो इस तरह से कहने के बाद, उसके वादा करने के बाद उसके चूड़ी पहनाना एक रिवाज होता है। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि मिलन देवी के सिर में सटक कैसे घुसती है और वही उपन्यास का एक रहस्य, रोमांच। फिर पुनः कबाड़िया आ गया है। ये प्रोफेसर का घर सड़क पर, सांप सपेरे भी सड़क पर खेल दिखाते हैं
और लगता है कि संयोग के साथ पुराने टायर ट्यूब सभी प्रकार का सवाल किया जाता है। तो समाज एक वक्त तक सांप सपेरों बंदर बंदरिया रीछ बालू का खेल देखता रहा। अब जमाना बदल गया। अब वो वीडियो गेम मोबाइल पर देखते हैं। वो अधिनियम 1972 बहुत पहले आया था, लेकिन अब इन खेलों में शायद कोई दिलचस्पी ले। चलिए, तो उपन्यास में हमने शुरुआत में देखा था कि किस तरह से नाग और नागिन नींव में निकलते हैं, और नाग नागिन जब नींव खुदती है तो नाग नागिन रखने का सगुन होता है। लेकिन नाग नागिन रखी जाए सेठ के प्लॉट पर खुदती नींव में, उसके पहले ही नाग निकल आता है। घटनाक्रम नींव में जीवित सांप का निकलना, और फिर देखिए सपेरे और मदारियों के डेरे जब पक्के बनने लगते हैं तो लखीनाथ के प्लॉट पर नींव खुदने लगती है। तब लखीनाथ को खुदती हुई नींव में वो सांप का जिक्र, सांप का चलचित्र दिमाग में आ जाता है और सोचता है, नींव खोदने वाले से कहता है कि भाई थोड़ा संभल करके खोदना, कहीं सांप न निकल आए, वो सांप निकले और उसकी पूंछ न कट जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता है जब कारीगर कहता है कि नाग नागिन लागिए और नाग नागिन नींव में रखी जाएगी, ये सगुन होगा। सपेरन टोकरी उठा लाती है और कारीगर के हाथ में रख देती है। कारीगर के हाथ से छिटकती है और सांप निकलता है। कारीगर उछल करके बाहर आ जाता है, बेहोश हो जाता है, डर जाता है, डर के बाहे में कपकपायमान हो जाता है। लेकिन उसी वक्त लखीनाथ उछल करके सांप को पकड़ लेता है और बाहर कर देता है। लेकिन परिवेश बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। वहां ठेकेदार का नींव खोदने वाला कपकपा रहा था, यहां कारीगर कपकपा रहा है। कारीगर को होश में लाया जाता है। वहां नींव खोदने वाले को बड़ी देर के बाद होश आता है, और यहाँ कारीगर जो कमजोर सा है, कभी कभार उसे काम मिलता है। आज वो काम पर आया और उसके साथ ये दुर्घटना घट गई। लखीनाथ उसे समझाता है, होश में लाता है कि वो सांप के तो दांत तोड़ रखे थे, जहर भी नहीं था, और वैसे मैंने पकड़ के बाहर कर दिया, अब कोई डरने की बात नहीं। नाग नागिन चांदी के मांग रहा था, या चांदी के नाग नागिन का, या जीवित नाग नागिन है। ये कमाल है रचनाकार का। दाद देते हैं उनकी शिल्प का, तो उपन्यास को रचते वक्त नींव में नाग नागिन रखी जाती है। मध्यम वर्ग पर एक तरह से तमाचा है। ये गरीब तबका कहां से नाग नागिन रखेगा? नाग नागिन का खेल तमाशा दिखाने वाले साक्षात उसे रख देते हैं। तो इस तरह से उपन्यास में नाग नागिन बराबर आते हैं। लखीनाथ किस तरह से सांप पकड़ता है, और फिर दूसरी कल्पना देखिए रचनाकार की कि मिलन देवी के सिर में सांप का घुसाना, फिर लखीनाथ को बुलाया जाना, हवेली में लखीनाथ का पहुंचना, और लखीनाथ का समझ जाना कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मिलन कहती है कि नहीं, मेरे दिमाग में सिर में सांप घुस चुका है। तब वो पाठक को एहसास भी नहीं होता, वो टोकरी से सटक निकालता है और उसके गले में डाल देता है। वो भौचको करके चिल्लाती है, हवेली में कोहराम मच जाता है, पकड़ो पकड़ो सपेरे को, मारो मारो सपेरे को। जब तक वहाँ आते हैं तब तक वो नागिन दरवाजे पर आती है, वो दरवाजे पर भागती हुई नागिन को पकड़ करके टोकरी में बंद करता है, और लखीनाथ साइकिल पर बैठ करके वापस लौट आता है।
इस तरह से हम देखते हैं कि उपन्यास में अधिनियम 1972, जब सांप, नेवले, बंदर, बंदरिया, रीछ, भालू रखने वालों पर लागू हो जाता है, पुलिस का महकमा आता है। इसके पहले ही लखीनाथ कह देता है, अखबार पढ़ लेता है बंजारे के ढाबे पर जाकर के, बोला कि अब सांप रखना, बंदर बंदरिया रखना कानूनन जुर्म होगा, थाना कचहरी होगी। थाना कचहरी हो जाएगी। इस डर से लखीनाथ सबको समझा देता है। तब वो कहते हैं कि घुमंतुओं का जानवरों से जन्मांतर का साथ होता है, जीव रोजी रोटी का जरिया रहा है, इनके बिना कैसे होगा। दूसरा जिक्र देखिए कि सांप इनकी जिंदगी में कैसे है। जिस सपीरन से लखीनाथ का देवर के बतौर शादी हो जाती है, उसके पहले उसकी सगाई सपरा नाथ से होती है, लेकिन सपरा दारू ज़्यादा पीता है, इसलिए वो मना कर देती है, लेकिन वो उस पर बराबर निगाह रखता है। एक दिन वो आ जाता है घर पर और लखीनाथ से कहता है कि लखीनाथ, ये नया नया सांप पकड़ा है, ये सांप मैं तुझे देता हूँ, पैसा नहीं लूँगा, बस मुझे सपेरन के साथ एक रात गुजारने दे। लखीनाथ इस बात पर सख्त नाराज होता है। वो कहता है, लुगाई की असमत से खिलवाड़ करने वाले, और इसी बात को किस तरह से शब्दों में ढालते हैं रतन कुमार साबरिया, रचनाकार, उपन्यासकार। लखीनाथ को गुस्सा आता है। पेज नंबर 66। उसने पोछे को नाक के फण की तरह बनाया और सप्रनाथ के मुंह पर सीधा मारा। हाथ को सांप की तरह, पंजे को इस तरह से फैलाया और सप्रनाथ के चेहरे पर चस्पा कर दिया। सांप उनके जीवन में, और भाषा देखिए कि किस तरह से सपेरों की भाषा का इस्तेमाल रचनाकार करता है। सपेरों का जीवन, डेरों पर रहने वालों का जीवन, घर पर अकेली रहने वाली महिला कैसे सुरक्षित रहे, इसलिए कुत्ता छोड़ दिया जाता है जो बाकायदा महिलाओं की रक्षा करता है। मदारिन के साथ पुलिस वाला आता है, जवानी लूटना चाहता है, तब उसका कुत्ता उसे बचाता है। कई बार कुत्ता यहां सामने आता है तो कुत्ता डेरों का साथी। लखी रमती जो पत्नी है, जो पीछे रह जाती है, और सपरा जब उसकी अस्मत को लूटने के लिए नहाती हुई रमती के पास पहुंच जाता है, तब कुत्ता बाहर आकर के उसे बचाता है। तो रमती को वो उसके अस्मिता को लूट सकता था, लेकिन कुत्ता यहां बचाता है। और हवेली में जब लखीनाथ पहुंचता है, तब सेठ मुकुंदास के भाभी ये देखते हैं कि कहाँ सपेरा चला आ रहा है हवेली के अंदर, और अकेली मिलन से बात करेगा। तब वो कुत्ते की तरफ इशारा करते हैं, तब कुत्ता मिलन के दरवाजे पर आकर के बैठ जाता है और निगाह रखता है दोनों पर। इस तरह से कुत्ते की भूमिका यहाँ देखते ही बनती है। थानेदार जब डेरों पर पहुंचता है, मदारिन पर डोरे डालने का प्रयास करता है, तब कुत्ता धड़धड़ाता अंदर आता है। शिकारी कुत्ते भौंकते कम हैं, लपक कर पकड़ लेते हैं। ये एहसास थानेदार को हो जाता है कि अगर मैं आगे बढ़ा, रात भर थानेदार को कुत्ता किस तरह से चांदनी रात में
महिला की अस्मत लूटने से बचाता है और थानेदार को भागना पड़ता है। थानेदार के शरीर पर खड़ा हो जाता है, उसको हिलने नहीं देता, और हिलता है तो भौंकता हुआ उसको पकड़ के लाता है। थानेदार दर्द पिए खड़ा था। शब्द देखिए, थानेदार दर्द पिए खड़ा था, कुत्ता क्रोध नाटे अड़ा था। और जब डेरे बनते हैं पक्के, तब डेरे तक सड़क भी पहुंच जाती है। जब डेरे वाले पक्की सड़क देखते हैं, तब का चित्रण देखिए। सड़क बन चुकी है, चमचमाती हुई सड़क है। सड़क पर कई तरह से लोग आ जा रहे हैं। सांप, कबूतर, बंदर बंदरिया, भालू, रींछ। तो एक कबूतर का खेल दिखाने वाला कपोत युद्ध करवाता है, और जब दोनों कपोत लड़ रहे थे, दोनों चोंचे भिड़ाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे दो मल्ल लड़ने से पहले धरती को शीश नवारे हों, ऐसा दिखाई देता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि डेरे पे सपेरा, मदारी रहते हैं। वह किस तरह से सांप पकड़ते हैं, बंदरिया को पकड़ करके लाते हैं, भालू को पकड़ते हैं। इसका चित्रण जब वो करते हैं तो पाठक दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाता है, भौचक रह जाता है। सोचा भी नहीं होगा कि हमने बचपन में खेल तमाशे देखे, बंदर बंदरियों के, रीछ भालू के, सांप का नाचता हुआ, लेकिन ये नहीं देखा कि सपेरा बांबी से सांप कैसे पकड़ता है। बांबी को जब खोदता है और सांप आगे बढ़ जाता है। सपेरा खोदता खोदता थक जाता है, सांप और आगे अपना रास्ता करता जाता है। और दिन भर जब सांप नहीं मिलता, थक हार करके वो लौट आता है। बांबी खोदने से जो धूल दूसरित होता है, घर आकर के नहाता है, फिर दूसरे दिन फिर प्रयाण पर निकल जाता है। सांप से जहर निकालता है और जहर को वो बेचता है, दांत तोड़ देता है सांप के, और फिर सांप का खेल दिखाता है। इस तरह से सपेरे सांप के साथ जीवन गुजर बसर करने का एक आधार बनाते हैं। बंदर बंदरिया का खेल दिखाने वाले मीगा और घीगा जब 1972 अधिनियम लागू हो गया और लखीनाथ ने कह दिया कि सारे जीव जंतुओं को छोड़ दिया जाए, अन्यथा पुलिस कभी भी डेरों पर आ दबाती, और संयोग भी ऐसा है कि पुलिस भी आ जाती। लेकिन लखीनाथ के डेरे पर सांप नहीं मिलता, खाली हाथ लौटती है, धमकाती है। उनको लगा था कि पकड़ करके थाने में बंद करेंगे इस अधिनियम के तहत। जब लौट रहे होते हैं तो घीगा और मीगा दोनों भाई बंदर बंदरिया को हाथ में बांधे हुए ले जाते हुए दिखाई देते हैं। उनको पकड़ करके ऑटो में बिठाया जाता है पुलिस वाले। लेकिन जब देखते हैं घीगा और मीगा पुलिस वाले को, तो उनकी खिड़की बन जाती है और डर बैठ जाता है कि अब गए हम थाने में। तब वो अफसर देख करके बंदर और बंदरिया की गले से फंदा हटाते हैं। बंदर बंदरिया उछल करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं, और अफसर देख करके घीगा और मीगा भी वहां से लौट आते हैं। पुलिस वाले बंदर बंदरिया को और नाच दिखाने वाले को पकड़ करके नहीं ला सके, वो निराश होकर के थाना लौट जाते हैं। बंदर बंदरिया पुलिस वाले को देख करके खिखी करते हैं,
इसी तरह से सीका और समोतर रींछ और भालू किस तरह से पकड़ते हैं, इसका चित्रण हुआ है। मैं पढ़ते हुए दंग रह जाता हूँ, क्योंकि रींछ भालू हमने सर्कस में देखे, रींछ भालू हमने तमाशा करते हुए देखे या चिड़ियाघर में देखे, लेकिन ये मदारी किस तरह से सीका और समोतर रींछ पकड़ता है, भालू पकड़ता है। तब रींछनी जब तालाब में पानी पी रही होती है और उसके बच्चे को ऊंची जगह पर टीले पर खड़ा कर देती है और पानी पी रही होती है, उसी वक्त सीका और समोतर कंबल लेकर के रींछ पर डालता है और पानी में डाल देता है। उसी वक्त दूसरा उस बच्चे पर कंबल डालता है और लपेट करके भागता हुआ अपने डेरे पर आ जाता है। इस तरह से वे रींछ के बच्चे को पकड़ कर के लाते हैं, फिर उसको सिखाते हैं खेलना। इसी तरह से बंदर बंदरिया के बच्चे को जब वे पकड़ते हैं और तभी से वो उसको ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। ये बंदर बंदरिया का शादी किस तरह से होती है, शायद अभी बच्चों को ये भी पता नहीं है, लेकिन हमने बचपन में ये खेल खूब देखा है। बंदर बंदरिया जब रूठ जाती है तो उसको मनाता है, वो नाचती है, फिर शादी होती है। वो किस तरह से उसे मनाता है, ससुराल जाता है। ये सब खेल तमाशे आज से 1972 के दौरान देखे, उसके बाद तक भी चलते रहे। जब बंदर बंदरिया छोड़ दी गई, भालू रींछ छोड़ दिए गए, लखीनाथ के साथ बैठे हुए घीगा और मीगा, सीका समोतर कहते हैं लखीनाथ से कि भाई नेवला तेरे पास है, छोड़ा नहीं, पुलिस वाले आ जाएंगे। वो कहता है कि छोड़ा नहीं जाता, वर्षों से इसका साथ रहा है, इससे मोहब्बत हो गई है, कैसे छोड़। तब गीगा और मीगा कहता है कि यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बंदर बंदरिया छोड़ तो दिए, लेकिन वो लौट करके आ गए। और ये बात सीका समोतर कहता है कि भालू जो मैं छोड़ के आया था जंगल में, अब आप देखिए कि जंगल में छोड़ दिया गया भालू जो वर्षों तक खेल तमाशा दिखाता रहा, लोगों के बीच में रहा, जंगल में गया तो पहली बार उसने जानवर को देखा, हिरणों को देखा, देख करके डर गया और किसी तरह से बचता बचाता बस्ती तक आ जाता है। बस्ती के कुत्ते भौंकते हैं और एक बार वो बचता बचाता उसी बस्ती में आ जाता है जहाँ वो कुत्ते नहीं भौंकते। पाठक भी समझ जाते हैं कि ये उन्हीं डेरों की बस्ती है जो कुत्ते भी जानते हैं कि रींछ भालू यहाँ साथ रहते हैं। रींछ भालू डेरों की बस्ती है। तब देखा सीका समोतर ने बाहर निकला, भाई को बुलाया, वो बड़ा जल्दी से दौड़ के बाहर आ, देखो देखो क्या हुआ। वो भी दौड़ के आता और देखता है कि रींछ और भालू एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है। तब लखीनाथ इन सब जीवों को लेकर के पुलिस थाना पहुंचते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा। पुलिस वाले पकड़ेंगे, क्या करेंगे, हम पहले से सरेंडर कर देते, आत्मसमर्पण कर देते कि हमने छोड़ दिए जंगल में, ये जंगल से लौट के आ गए, क्या करें, अब आपको जो भी करना है करें। मदारी सीका मीका गीगा मीगा बाहर बैठे हुए हैं, डर बैठा हुआ है कि थाने के अंदर जाकर के कौन गए। तो लखीनाथ जाता है अंदर, थानेदार से कहता है कि जंगली जानवर को हम ले आए। उस वक्त पुलिस वाले को लगा कि क्या किया जाए, हम पकड़ के लाते तो बंद कर देते, लेकिन ये तो खुद ही आ गए। सो वो एसपी डीएसपी को फोन करते, एसपी डीएसपी एसडीएम
इन सबको फ़ोन किया जाता है और वो जंगल विभाग डीएफओ को फ़ोन कर देते हैं। डीएफओ से गाड़ी आती है। वो तब का वर्णन होता है कि जब डीएफओ आता है और डॉक्टर भी आता है, जो बेहोश करने का इंजेक्शन लगाता है। तो पाठक यहाँ सोचता है कि आप जिस पिंजरे को लेकर के आए हो, उस पिंजरे में बंदर बंदरिया को या खुद अंदर कर देंगे, रीछ भालू को अंदर कर देंगे, बेहोश करने की क्या जरूरत। लेकिन उसी वक्त सवाल उठता है कि जंगली जानवर है साहब, पता नहीं कब हमला कर दे, इसलिए भरोसा नहीं। सो सिकामेगा से कहा जाता है कि पेड़ के आसपास रस्सी बांध दो और इसको जोर से जकड़ लो, और दूर से फिर इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन जो ही लगता है, रीछ तड़पड़ाता है और वो कस के पकड़ लेता है। वो बेहोश होने तक बेहोश हो जाता है, उसको अंदर डाल दिया जाता है, बंदर बंदरी अंदर डाल दिए जाते हैं। सीका समुद्र गीगा मेगा जानवर को पिंजरे में खड़ा देख करके रुआंसे हो जाते हैं। तो पुलिस वाले, एसडीएम और जंगल विभाग वाले उनसे कहते हैं कि भाई आप आकर के इनसे मिल लेना 15-20 दिन में, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बात और भी थी, बात लंबी हो गई। आपने सुनी चुके हैं कि रमती और मिलन का सोच या डाह जब आप उपन्यास पढ़ते हैं, क्योंकि मिलन से लखीनाथ की दोस्ती हो जाती है, ये रमती को पसंद नहीं आता। बीच बीच में रमती मिलन को चुनी देखती है तो उस निगाह से, तिरछी निगाह से देखती है। सोच या डाह का चित्रण जबरदस्त हुआ है। मिलन लखी में बढ़ती नजदीकियां उससे सालती है। रमती का पहला ब्याहता स्वरूपनाथ जब सांप के काटने से मर जाता है और उससे पहले सबरा से संबंध होता है, तो उस संबंध को किस तरह से इनकार करती है। ये स्त्री की आज़ादी की बात, स्वतंत्र आज़ादी, स्वतंत्र स्त्री की चेतना यहाँ दिखाई देती है। और जो महत्वपूर्ण बात है उपन्यास की, वो यह है भाषा और भाषा के साथ खिलवाड़। सपेरों की बोली, भाषा, शब्द, वाक्य में दिखाई देती है। थानेदार जब आता है, थाने में इनको देखता है, तो उसके द्वारा शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है उसको देखिए कि जब डकैती होती है, लूटमारी होती है, तो लूटमार करने वाला, डकैत करने वाले कहाँ तक जाएगा। इसमें भी सांप सपेरों का, शब्दों को, वाक्यों का किस तरह से उपयोग किया है देखिए। पैरों जूते पहनते, बुद्धि दौड़ाई, डकैती, लूट, उचक्की, रेप, नकब जनी, चेन स्नेचिंग आपराधिक प्रवृत्तियां हैं। नशे की लत सींचती है। लुटेरे खा पीकर खेत क्यार पड़े होंगे। खाया आ गया सर्प ज़्यादा नहीं चल पाता। सर्प से उदाहरण दिया है कि लुटेरे खा पी करके कहीं पड़े होंगे, जैसे खाया आ गया सर्प भी ज़्यादा नहीं चल पाता। ये सपेरे जानते हैं। वहाँ से रचनाकार को पता चला। और जब लुटेरे थानेदार पकड़ लेता है, तब थानेदार को देखिए, सर सुराग ही हाथ नहीं लगा, लुटेरे पकड़ लिए, पूरे माल की बरामदगी हो गई। बदमाशों को हथकड़ी लगाकर पुलिस की जीप में बैठा रखा है। आप फिक्र ना करें, हम इस दिशा में कामयाब हो गए हैं। आप देखेंगे कि पुलिस कितने दबाव में काम करती है। अब पुलिस पर जब दबाव आता है विधायक, नेता का, तो थानेदार की स्थिति क्या होती है, इसका शब्द चित्र खींचा है। थानेदार कांप कर रह गया। चोंगा हाथ से छूटा, बस छूटा। फोन रखना दूभर हो गया। रिसीवर मानो टनों वजन हो उसमें।
फोन कान से हटाए नहीं हटता। आक्रोश और निराशा पोर पोर उतरते गए। एक बार ही उसने सोचा, काल बेग कर टका सा जवाब दे दूं। बरखुदार खबीर नवीस आए। सीओ साहब और एडिसन साहब लुटेरों की गिरफ्तारी से अवगत करा दिया है। फाइल तैयार कर दी गई। मेरे साइन बाकी है। कोर्ट में पेश होने हैं कल। थानेदार को विधायक जब भी कहता है कि मेरे कार्यकर्ता है और उसे छोड़ने पड़ जाते हैं, तब थानेदार की स्थिति जो होती है वो देखी जा सकती है कि गरीब को गैर मुजरिम होते हुए भी बंद किया जा सकता है और मुजरिम है वो नेता के कहने पर छोड़े जा सकते हैं। इस तरह से राजधानी में जब मिलन मंत्री मुख्यमंत्री से मिलती है और लौट करके आती है, मंत्री की करतूत बताती है, तब वो कहती है विधायक भेड़िया और मंत्री बगैर हो गए हैं। विधायक भेड़िया और मंत्री बगैर हो गए हैं। एसपी भी कुछ इसी शब्दों में मिलन से कहती है जब मिलन बताती है कि राजधानी में जब वो गई प्रस्ताव लेकर के, तो मंत्री प्रस्ताव पर सोचने के बजाय उस पर डोरी डाल रहा था। तब एसपी कहती है राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। राजनीति से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। एक जगह का शब्द है, बहुत सारे मैं उदाहरण दूं तो, लेकिन मुझे बहुत बेहतरीन लगा वो जब भली राम मदारी लुंगी पहने हुए था और बनियान उलझाए हुए। शब्द देखिए। मैं एक दिन बैंक में था। बैंक में साइन करने के लिए पैसा लेने से पहले तो उसने बगल वाले से कहा, अच्छा चलो रिंगटा कर देता हूं। ये शब्द बहुत कुछ कह देता है। मुझे याद आता है कि बनियान उलझी हुई थी किसी तरह से शरीर में, यानी इतनी फटी हुई थी। ये डेरे में रहने वालों का जीवन चरित्र है, चित्रण है। मिलन का एनजीओ लेकर के मंत्री एसडीएम डीएम के डेरों पर आना और उनके द्वारा पानी पिलाया जाना, तो मिलन तो पी लेती है, लेकिन एनजीओ के जो दो सदस्य है वो आनाकानी करती है और पानी पीने से मना करती है। मंत्री के साथ डीएम एसडीएम आते हैं, तब तक वो पक्के मकान में आ चुके होते हैं, तो मंत्री वोट की कीमत समझते हुए पानी पीता है। एसडीएम डीएम भी किसी तरह से पानी पीते हैं। और एक शब्द चित्र देखिए कि घुमंतु जब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचते हैं अपने जानवरों के साथ, तब वे मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद कहते हुए, और जब उनकी बात मान ली जाती है, आश्वासन दे दिया जाता है, तो वही भीड़ वापस लौटती है मुख्यमंत्री जिंदाबाद करते हुए। इस उपन्यास की साम्यता अगर किसी उपन्यास से देख सकते हैं तो वह है पहाड़ उपन्यास का नायक दशरथ माझी। जब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचता है, नीतीश जो आज भी मुख्यमंत्री है, उपन्यास में उनको मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया है, तब नीतीश गेट पर आकर के गार्डों से कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं दशरथ माझी आए हुए, आने दो इन्हें। और मंत्रियों के सामने, कैबिनेट मंत्री के सामने सीएम की सीट पर दशरथ माझी को बिठा दिया जाता है। दशरथ माझी जो पहाड़ खोद करके रास्ता निकालता है। बिहार में उस दशरथ माझी का चित्रण
पहाड़ उपन्यास में मिलता है। ठीक इसी तरह से मिलन जब मुख्यमंत्री आवास जाती है तब का चित्र देखिए कि सारे जानवरों को लेकर के डेरे वाले तमाशा दिखाते हैं। सांप सपेरे भालू रीछ लेकर के पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री का ध्यान उस तरफ जाता है और मुख्यमंत्री उनको अंदर बुलाता है। लखीनाथ मुख्यमंत्री को संबोधित करता है। मिलन प्रस्ताव रखती है। तीसरा उपन्यास हो सकता है रेत समाधि। अब आप ये कहेंगे कि रेत समाधि दूर की कौड़ी ला रहे हो। जी नहीं, रेत समाधि बुकर प्राप्त उपन्यास जिसमें कौवों की लंबी मीटिंग चलती है वो गीतांजलि श्री उसका जिस तरह से चित्रण करती है ऐसा लगता है जैसे कौवों के साथ उठ बैठी हो। कितनी कल्पनाशीलता है। कुछ इसी तरह से सांप सपेरे रीछ भालू पालने वाले खेल तमाशा दिखाने वाले उनके जनजीवन को दिखाने के लिए रचनाकार रतन कुमार सांवरिया ने इनके डेरों में कितनी ही रातें गुजारी। इनसे खास कहानियां सुनी, दुख दर्द सुने, वो शब्द जो इनके लिए आत्मा थी उन शब्दों को यह संयोजित किया गया है जिसमें वो कहते हैं कि आसमान ही छत है, जमीन ही बिछोना, पसीने से नहाते हैं और भूख को भूखे रह करके खा जाते हैं। धन्यवाद। आपको ये उपन्यास की समीक्षा कैसी लगी टिप्पणी अवश्य करिए। धन्यवाद।